AK मट्टू साहब, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, 6 लाख बैंकिंग कर्मचारी कह रहे हैं कि ये तो लोगों का भरोसा ही टूट जाएगा बैंकिंग व्यवस्था में, कि अगर कर्जदार विलफुल डिफॉल्टर जानबूझकर जो पैसा वापस नहीं दे रहे, यानी कि वो दे सकते हैं, उनके साथ अगर समझौता करोगे तो। यहां भी जफर भाई कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा कर्मचारियों को समझने में वक्त लगेगा पॉलिसी को। थैंक यू संदीप जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ और जो सेटलमेंट वगैरह है ये पहले भी आते थे, पर इस टाइम फ़र्क ये है कि इस बार इसमें विलफुल डिफ़ॉल्टर्स को भी शामिल किया गया है। आज से पहले विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं था। अब पर सवाल ये उठता है कि ये क्यों किया गया। अब इसके दो पहलू हैं। आप मॉरलिटी पे जाएंगे तो उस पहलू में कुछ मतभेद हो सकता है, पर जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी जो क्रिमिनलिटी ऑफ दी जो इसमें इन्वॉल्व है, अगर उस पर विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए आज आप अगर उसको रिकवर कर लेते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अब कितना रिकवर कर लेते हैं ये तय कौन करेगा? 10 साल चलेगा। नहीं सर, रिकवर कितना कर लेंगे? कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट में कहते हैं इट में एंटेल सम सैक्रिफाइस ऑफ द अमाउंट, सम कैन बी एनी अमाउंट, 15% भी हो सकता है, 25, 50। नहीं, मैं आपको बताता हूं इस पे जनरली कंप्रोमाइज जो होता है ना, जो भी सेटलमेंट होता है वो किस बेसिस पे होता है कि अंडरलाइंग सिक्योरिटी क्या है। अगर मेरे पास 5 करोड़ लोन के पीछे अगर मेरे पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे पास गिरवी है जिसकी की रियलाइजेबल वैल्यू 15 करोड़ है, तो मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। आपको ये बता दूं, तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। कंप्रोमाइज किन चीजों का होता है? जहां थोड़ी सी रियलाइजेबल वैल्यू कम हो, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट, अंडरलाइंग एसेट, वो नॉन होती है। ऐसा नहीं है, मान लो मेरी बिल्डिंग है बॉम्बे में जिसकी 20 करोड़ वैल्यू है, सबको पता है, उसको बैंक वैल्यूएशन जब कराएगा वो देखेगा इसका 5 करोड़ है और 15 करोड़ इसको मुझे अभी मिल रहे हैं, तो बैंक उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, नहीं कर सकता। नंबर नहीं, मुझे एक चीज बताइए, एक मिनट AK मट्टू साहब, बहुत अहम बात कही आपने। AK मट्टू साहब, ये 92,570 करोड़ रुपए जो विलफुल डिफॉल्टर्स वापस नहीं दे रहे, हाँ जी, तो आपके हिसाब से होगा मतलब 70-80 हजार करोड़ की इनकी कुछ सामान गिरवी रखा हुआ है, उसे बेचती क्यों नहीं RBI? मैं फिर कहे कि आओ आप बाकी देते हो कि नहीं? तो आपने नीरव मोदी का नाम नहीं, मैं आपको बताता हूं। आप नीरव मोदी की बात करते अभी की आपने उसकी विजय माल्या की और मेहुल चोकसी की। इन तीनों का आउटस्टैंडिंग जो था वो 22,000-23 हजार करोड़ रुपए था, जिसमें से 19,500 से ज्यादा करोड़ की रिकवरी ईडी कर चुका है। ये आपको अपने दर्शकों को बता दीजिए, आप चेक कर बता रहे हैं 19,500 से ज्यादा करोड़ की रिकवरी, हाँ ये रिकवरी हो चुकी है। और उसके बावजूद भी जो इसमें जो क्रिमिनलिटी का एस्पेक्ट है ना, वो अभी चालू है और इन पे एक्शन होगा, जब भी होगा वो क्रिमिनलिटी भी जारी रहेगी। एक मिनट मट्टू साहब, क्रिमिनलिटी आपराधिक मुकदमा भी चलता रहेगा और दोबारा लोन भी ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं, दोबारा लोन में इसमें 12 महीने का कूलिंग पीरियड है, तो 12 महीने के बाद बोर्ड के पास पावर है कि इस 12 महीने को नहीं, मिनिमम 12 महीने पहले वो नहीं आ सकता। और बोर्ड को फिर तो आम आदमी भी, फिर मैं भी पैसे नहीं दूंगा, मेरे साथ भी सेटलमेंट करते फिरो, फिर हर आदमी ये करने लगा तो कहां जाएगी बैंकिंग व्यवस्था? नहीं संदीप जी, मैं बता दूं, जहां सिक्योरिटी की वैल्यू कम होती है जनरली कंप्रोमाइज वही होता है। जहां अंडर, जैसे मैं बताता हूं, मान लो अभी पीछे कोविड था, तो कोविड में क्या था, मान लो कोई मेरी एसेट थी, लॉकडाउन लग गया, उसकी वैल्यू पेरिश हो गई। मैंने कोई इंपोर्ट किया, इंपोर्ट के बाद वो लॉकडाउन की वजह से मैं उसको यूज नहीं कर पाया, तो मैंने 5-10 करोड़ का इंपोर्ट किया, वैल्यू रह गई 2 करोड़, अब मेरे पास कोई सिक्योरिटी है नहीं, तो मुझे ऐसे जनरली इन केसेस वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं हुआ ना, वो जानबूझकर पैसा वापस नहीं दे रहा, वो विपदा में आ गया। एक मिनट, आलोक जोशी,